हमारा आज का विषय लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी तक हम देख रहे हैं, क्लाइव को हमने देखा है। क्लाइव ने आते ही जो है सत्ता पर काबिज होने का प्रयास किया और उसने प्लासी का युद्ध किया, बक्सर का युद्ध किया। फिर हमने कॉर्नवालिस को देखा है, स्थायी बंदोबस्त उसने किया। मकसद वही है, सत्ता को हासिल करना, लड़ाई किए बगैर प्रॉपर्टी को अपना बना लेना ही उसका मकसद है। फिर हमने वेल्जली को देखा, लड़ाई किए बगैर ही सहायक संधि प्रणाली के द्वारा जो राज्य है उनको, राज्य हड़प नीति कहलाती है ये राज्यों को हड़पना उसका मकसद है। और मराठों को हमने देखा, अंग्रेज और मराठों के संबंधों में देखा तो मराठों की जो आपसी जलन थी, ईर्ष्या द्वेष और उनकी फूट थी, वो उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हुई। अंग्रेजों ने बड़े आराम से मराठों के क्षेत्र थे जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, कुछ राजस्थान के इधर के क्षेत्र थे, कुछ आपके यूपी के क्षेत्र थे, महाराष्ट्र के क्षेत्र थे, ये सारे के सारे मराठों से उन्होंने ले लिए। फिर हमने मैसूर को भी देखा, हैदर अली टीपू सुल्तान को देखा। तो आज उसी उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक को यूके से भेजा गया, इंग्लैंड से भेजा गया, ताकि वो यहाँ जो इतने सारे कत्लेआम किए गए हैं उसके बाद शांति को स्थापित करे, कुछ व्यवस्था को स्थापित करे। जितने भी एरिया अंग्रेजों ने लिए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीने थे और इसके द्वारा जो है आने वाले समय में अराजकता खड़ी हो सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि व्यापारी कंपनी थी, उसने अपने व्यापारी निजी लाभ के लिए उसने दस्तक तैयार किए, खूब लूटा, ये कह सकते हैं हम जगह को। तो लोगों में असंतोष पनपता है, जब हम ज्यादा किसी को उत्पीड़ित करते हैं तो वहां उस व्यक्ति में असंतोष पनपता है और असंतोष जो है कभी भी विद्रोह का रूप धारण कर सकता है। तो अब उसके शांति को स्थापित करने का एक उद्देश्य से उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक को भेजा। लॉर्ड विलियम बेंटिक वैसे भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है, उच्च घराने से ताल्लुक रखता था। इंडिया आया, यहाँ पर उसने कई सुधार किए। पोजीशन हमारी खराब है आज की तारीख में, जैसा आपने देखा कोविड का मैटर है ना बेटा, कोविड चारों तरफ बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, लेकिन इसमें भी लोग लूट मार भी कर रहे हैं, हत्याएं भी कर रहे हैं, अभद्रता भी कर रहे हैं, सब चल रहा है इस समय में। ठीक, तो ये वही वैसे उसी टाइप का, कोविड नहीं लेकिन युद्ध के दौरान का क्षेत्र, तो उसमें शांति स्थापित करने के लिए इसने देखा यहाँ पर ठगी भी चल रही है, महिलाओं को सती भी चल रहा है, बहुत सारे दूसरे सिस्टम है कि ये हमारी भाषा नहीं जानते, हम इनकी भाषा नहीं जानते। तो उस संदर्भ में लेकर उसने कई सुधार किए हैं, उसको हम एक साइड से लेना शुरू करेंगे। ये माना जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, इसका जो शासनकाल है बहुत शांतिप्रिय है, क्योंकि इसने युद्ध की नीति नहीं अपनाई है, इसने कोई हड़प नीति नहीं अपनाई है, इसको कोई साम्राज्य के लिए कोई जमीन नहीं चाहिए। अभी बिल्कुल शांत रहकर इसने केवल प्रशासन को स्थापित करने की एक नीति अपनाई है ताकि अराजकता ना रहे, तो इस शांति काल कहलाता है ये। और जो भारतीय रियासतों के मामले में उसने हस्तक्षेप किया। अभी तक आप देखो, चाहे वेल्जली हो, कॉर्नवालिस हो या क्लाइव हो, कोई भी हो, वो जितने भी देशी राजा थे उनके मामलों में बहुत हस्तक्षेप कर रहे थे किसी भी जरिए से। इसने ये पहला जो था गवर्नर जनरल था जिसने कि बिल्कुल हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। उसने किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं किया, व्यापार बढ़ाना था लेकिन इंटरफेयर नहीं किया। जैसे कि पंजाब के जो महाराज था जो रणजीत सिंह, उसके साथ संधि की, संधि का कारण था सिंध के मार्ग से दोनों ही लोग, अंग्रेज हो या जो सिख हो, ये दोनों ही लोग सिंध के मार्ग से व्यापार को बढ़ावा दें। तो ये एक संधि उसने की। विलियम बेंटिक भारतीय समाज में बहुत सारे सुधार किए जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध है, चाहे वो आर्थिक मामलों का हो, चाहे सामाजिक मामलों का है, प्रशासनिक मामलों का है। यहाँ इसलिए उसने किया, ये पहला गवर्नर जनरल है बच्चों। इससे पहले ये बंगाल का गवर्नर रह चुका था, 1806 के आसपास तक ये बंगाल का गवर्नर था। जब ये बंगाल का गवर्नर था तो यहाँ की स्थिति से को उसने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, अच्छे से देखा था। तो जब ये गवर्नर जनरल बनकर आया 1828 के अंदर, 1835 तक हालांकि रहा यहाँ पर, तो इसने बहुत सारे समाज में जो कुरीतियां थी उनके ऊपर आघात किया, उसके लिए कानून तैयार किए। शिक्षा के क्षेत्र में इसने कई सुधार किए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वित्तीय सुधार किए, और प्रशासन में तो वो आया ही इसी मकसद से था ताकि एक प्रशासनिक व्यवस्था का सही सेटअप वो बना सके, ताकि एक कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी केवल अपने स्वार्थ के लिए जो है वो लोगों पे इस तरह के अत्याचार ना करे। सबसे पहले उसके आर्थिक सुधारों में उसने कदम उठाया, क्योंकि प्रशासन के अंदर बहुत सारा
क्षेत्र ऐसा था जहां पर कि पैसा फालतू ड्रेन हो रहा था। जैसे आपने देखा ना, अभी भी इकोनॉमी बहुत हमारी खराब हो रही है, तो उसके लिए आर्थिक व्यवस्थाओं को तैयार किया जा रहा है और कुछ ना कुछ आएगा सामने। तो जो शासन सत्ता जब बिल्कुल ड्रेन हो रही थी, तो उसने सबसे पहले जो सुधार किया, जो सैनिक को दी जाने वाले भत्ते होते हैं ना, एक होती है हमारी इनकम, एक जो ऊपर से उसके महंगाई भत्ता, ये भत्ता वो भत्ता जो होता है, सबसे पहले उसको कम किया उसने। ठीक, कम करने से एक इनकम हाथ में लग गई उनको। फिर कलकत्ता के जो 400 मील की परिधि में जितने भी लोग नियुक्त थे, चाहे सैनिक हो चाहे असैनिक, इनके भत्ते आधे कर दिए उन्होंने। आधा करने से जो आधा और देना पड़ता था वो बचत हो गई उनकी। इस सुधार में बेंटिंग को कंपनी के आय में कम से कम 2000 पाउंड वार्षिक बचत हुई। ये बड़ी थी उस समय के हिसाब से। फिर इसने बंगाल का जो भू राजस्व, यानी कि जो हमारा भूमि कर जो एकत्र किया जाता है, उसको सुधारने के एक प्रयास कई किए, जिसमें रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड ने उसका बहुत साथ दिया। और निरीक्षण के बाद जो पश्चिमोत्तर प्रांत था, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में इस समय शामिल है, उसका जो भूमि कर व्यवस्था, उसकी एक व्यवस्थित भूमि कर व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें टैक्सेस आराम से मिलने लगे। जो अभी तक जब सत्ता में और जनता में लड़ाई होती है, तो फिर जनता को ये समझ नहीं आता कि उसका कितना नुकसान और कहाँ हो रहा है। जब हम उस जनता को फायदा देते हैं, तो बदले में वो खुशी खुशी हम टैक्स दे सकती है राज्य को। तो वही इसने करने का प्रयास यहाँ पर किया, और इस से उसको काफी लगान कहते हैं, काफी मिला। और कर मुक्त भूमि पर उसने कर लगाया। अब ये कर मुक्त भूमि कौन सी है? जो राजे हुआ करते थे, राजे महाराजे, जब किसी पे खुश हो जाते थे तो उन्हें वो भूमि दान कर देते थे। जैसे आप थोड़ा सा, ये तो टाइम पीरियड छोड़ दिए, बिल्कुल पीछे चले जाइए आप हर्षवर्धन पर। तक्षशिला को उसने 100 गांव की भूमि दान कर रखी थी, उस पर टैक्स नहीं है। उसको जो उससे उपज आएगी वो तक्षशिला में जाएगी, यही था ना उस समय जब आपने देखा। तो इसी तरह से जो है, तक्षशिला नहीं, जो उसने क्या था उसका, गुरुकुल को जो उसने भूमि दान की थी 100 गांव की, तो उसमें जो था इस तरह की जो भूमि जो राजे महाराजे दान करते हैं, उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। जब टैक्स नहीं लगता तो उसमें जितनी भी इनकम होती है, तो जिसको दिया गया वो उसके पास जाती है वो, और धीरे धीरे करके उसकी ताकत बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसी भूमि के ऊपर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने टैक्स लगाया। उसके बाद उसने यहाँ हमारे इंडिया के अंदर, जो हमारा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है, यहाँ अफीम की खेती होती है, अभी भी होती है। इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। जो अफीम की है, ये बाहर क्षेत्रों में काफी बिकती है। अफीम के ऊपर जो है एक तरह से एक अधिकार था पुर्तगालियों का। अभी तक अंग्रेज अफीम की तरफ नहीं बढ़े थे। तो जब ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहाँ आया, तो इसने देखा एक व्यापार हो रहा है जो चाइना से करते थे ये लोग। चाइना के लोग जो है अफीम के बड़े शौकीन होते हैं। तो ये जो उसने यहाँ के देखा, तो उसने ये पाया कि ये अगर व्यापार को एक व्यवस्थित तरीके से किया जाए, तो इस पर कुछ जो है टैक्सेस मिल सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो पुर्तगाली व्यापार करते थे वो अपने एरिया से ले जाए। हाँ बेटा, वो पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया ये। सिग्नल का प्रॉब्लम, बारिश है ना, सिग्नल का शायद प्रॉब्लम होगा। तो उसने जो है इस अफीम के जो व्यापार था, इस अफीम के व्यापार पर उसने अधिकार स्थापित किया, और अब एक रास्ता बना दिया, एक बंदरगाह, बंबई। बंबई बंदरगाह से अब व्यापार होना था। अब जो व्यापार बंबई से करेगा, तो उसको बंबई बंदरगाह पे टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ से उनको टैक्स की उगाही, कहते हैं अफीम के इस व्यापार से बहुत ज्यादा हुई अंग्रेजों को। एक और उसने बड़ा काम किया कि जो कुछ पद जो चले आ रहे थे बहुत पुराने सल्तनतों से, बादशाहत से जो चले आ रहे थे, मुगल डायनेस्टी से चले आ रहे थे पद, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उन पदों को उसने समाप्त कर दिया, ताकि एक्स्ट्रा जो है पे ना करना पड़े। तो इससे भी उसको काफी फायदा हुआ। असैनिक विभाग के जो अधिकारी थे, उनके वेतन काटे, उनको बहुत बहुत वेतन दिए जाते थे। मेन काम तो सेना करती है, युद्ध तो सेना कर रही है, तो सेना का कोई कटौती नहीं की। लेकिन जो असैनिक विभाग के लोग जिनके वेतन ज्यादा हो गए थे, वो वेतन उन्होंने कम कर दिए, जिससे उनको काफी फायदा हुआ। अनावश्यक न्यायालय, छोटे छोटे
ये जो है वो हिंदुओं का न्यायालय, ये मुस्लिम का न्यायालय, ये ईरानी न्यायालय, ये तुरानी न्यायालय, ये सारे छोटे छोटे जो चले आ रहे थे किसी किसी रूप में और वो वही आगे फॉलो किए जा रहे थे, उन सबको उसने समाप्त कर दिया। सरकारी पद जो थे उस पर नियुक्ति करके उसने जो है उसको काफी बचत की उसने। जागीरदार जिसकी मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उस जमीन को उसने जब्त कर लिया। आज भी हमारे राज्य का नियम है, अगर किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसने भूमि अपनी कहीं दान नहीं की है, कहीं दूर दूर तक उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो भूमि राज्य जब्त कर सकता है। तो ये इसलिए क्योंकि इसका दावेदार कोई नहीं है। तो ऐसी जमीन जब उसने जब्त की तो ऐसे बहुत सारी जमीन थी जो उसके हाथ लगी और काफी हद तक उसको इकोनॉमी को वो सुधार पाया। अब आती है प्रशासन की बात। उसने प्रशासन में कई, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उसने जो प्रांतीय व्यवस्था स्थापित की थी, उस सर्किट जो न्यायालय बनाए गए थे वो मजिस्ट्रेट कलेक्टर में उसने बांट दिए। अब ये छोटे छोटे सारी चीजें खत्म कर दी उसने, क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस को याद करिए, भूमि का स्थायी बंदोबस्त, जब कोई बंदोबस्त किया तो उसके लिए एक सरकारी उसने बॉडी भी बनाई होगी। अब उसकी कोई जरूरत उसे महसूस नहीं है, उसने वो सारे कार्यालय सब बंद करके सीधे मजिस्ट्रेट के हाथ में, कलेक्टरों के हाथ में वो सौंप दिए। जो आज भी अब छोटे छोटे जो आबकारी न्यायालय होते हैं, ये कलेक्टर उसकी वो करता है। न्यायालयों की जो भाषा फारसी थी, फारसी के स्थान पर एक विकल्प दिया स्थानीय भाषाओं का। क्यों दिया? क्योंकि आम जनता अपनी बात कह पाए। जब जनता संतुष्ट होती है तभी प्रशासन सही चल सकता है। जहां की जनता असंतुष्ट है वहां प्रशासन सही रूप से काम नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है उसने ये जो फारसी के स्थान पर ये कहा कि न्यायालयों के अंदर आम जो स्थानीय भाषा है उसको प्राथमिकता दी जाए, ताकि लोग अपनी बात को सही तरीके से डिलीवर कर पाए, कह पाए। ऊंचे स्तर के जो न्यायालय थे उनमें अंग्रेजी का प्रयोग किया गया, उच्च स्तरीय न्यायालयों में। लेकिन छोटे लेवल के जो न्यायालय थे, गांवों में, तहसील में, इन सब के अंदर जो न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी उसमें आम भाषाओं को प्राथमिकता इसने दी। जनता के प्रति करीब जाना है, जनता के करीब नहीं जाएगा तो शासन सत्ता स्थापित हो ही नहीं सकती है। ठीक है। प्रांतीय न्यायालयों का उसने अंत कर दिया, जो अननेसेसरी थे, जिनको अलग से इनकम देनी पड़ती थी, जिसकी व्यवस्था का खर्चा देना पड़ता था, वो उसने खत्म ही कर दिया। न्यायाधीशों के अधिकारों में उसने वृद्धि कर दी कि अब जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में की भी जो मामले हैं, वो कुछ क्षेत्रों को कनेक्ट कर दिया और उनके मामलों को सुनने का अधिकार न्यायालय को दे दिया, उनके अधिकार बढ़ा दिए गए। अपनी परिषद में उसने विधि सदस्यों की नियुक्ति की। विधि मतलब कानून के जानकार लोग, उनकी नियुक्ति उसमें की, जिसमें लॉर्ड मैकाले बहुत प्रमुख रूप से था। लॉर्ड मैकाले की काफी योजनाएं उसने बाद में आने वाले समय में लागू की। उसने कानून, जो सभी कानूनों को एक स्थान पर एकत्र किया, संग्रहण किया। हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं। हमारा जो देश अभी भी है, अब देखिए, एक सेंटर का जो कानून जो हमारे डिफेंस को लेकर है एक है, लेकिन जहां तक हमारे जैसे विवाह का है, तलाक का है, जीवन की दूसरी चीजों का है, तो उसके अंदर जो अभी भी काफी डिफरेंस पाया जाता है। हमारे संपत्ति विवाद का कानून है, उसमें काफी डिफरेंस होता है कि इस्लाम क्या कहता है, हिंदुइज्म क्या कहता है, विवाह इतने पीढ़ियों के दौरान तक नहीं होगा, फला फला, कई सारे इस तरह की चीजें इसके अंदर बंधी हुई हैं। तो ये जो चीज थे, कानूनों को उसने सारे, उस समय तो आप याद करिए कितने सारे लोग थे बाहर के लोग, जिनके जो न्याय होता था उनके धर्म के आधार पर होता था। उन सब कानूनों को इकट्ठा किया, उसका संग्रहण किया, उसका अध्ययन किया, और उसके बाद एक दंड संहिता, एक आचार संहिता, एक दंड संहिता लागू की कि कानून किसी भी धर्म के आधार पर करो, लेकिन अगर कत्ल किसी ने किसी का किया है तो उसको दंड एक ही होना चाहिए। उसको इस्लाम क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको हिंदुइज्म क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये संगीन अपराध हैं, ये इसके लिए दंड एक होना चाहिए। तो दंड संहिता का निर्माण उसने किया, और जहां जहां अलग अलग है, जैसे विवाह के लेकर, तलाक के लेकर, ये सब कानून था, तो उसमें उन्होंने धर्म का ही परचम रहने दिया। वो जिस तरह से धर्म कह रहा है उस हिसाब से उन्होंने कर दिया, लेकिन सब कानूनों को संग्रहित कर दिया, एक तरफ इकट्ठा कर दिया, ताकि न्याय देना आसान हो सके। 1831 में एक अधिनियम बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, और मुंसिफ और सदर अमीन के पद उसने भारतीयों के लिए खोल दिए। अभी तक नहीं थे, अब न्यायालयों के अंदर उसने भारतीयों को स्थान देना शुरू किया। अभी भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग
मुंसिफ की और जो अमीन के पदों पर नियुक्ति कर रहा है, जजेस के पदों की नियुक्ति नहीं हो रही है। भारतीय लोगों को जज के पद पर नियुक्त वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मंशा ही नहीं है उनकी। उन्हें कुछ सपोर्टर्स चाहिए ताकि उनका कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चले। तो इसलिए, और संतोष, तो लोग पता कैसे खुश होते हैं, अरे उसने तो हमारे को कुछ भी नहीं दिया था, इसने कम से कम मुंसिफ और अमीन का पद तो दिया है। तो ये वाली बात से पब्लिक में एक मैसेज जाता है, यही उसका मुख्य उद्देश्य था। इलाहाबाद में सदर दीवानी न्यायालय, सदर निजामत न्यायालय की उसने स्थापना की और 1832 से यहाँ से कार्य जो है उसका प्रारंभ हो गया। 1832 के अधिनियम द्वारा उसने बंगाल में जूरी, जो आज जूरी सिस्टम होता है ना, जब हमारा अयोध्या का मामला आया था तो जूरी बैठी थी इसके ऊपर, और जूरी सिस्टम से ही न्याय किया गया था, जहां पर कई जजेस, गणमान्य जजेस होते हैं, विद्वान जन होते हैं, जो मिलकर उसके हर पहलू पर विचार करके फिर एक डिसीजन देते हैं, जिसे जूरी सिस्टम कहते हैं। ये 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया कि एक व्यक्ति का जजमेंट हो सकता है कि उसके निजी स्वार्थ उसके अंदर शामिल हो, लेकिन जहाँ 3 या 4, 5, 7 लोग बैठकर अगर करेंगे तो इतने सारे लोग जो है वो उसका अच्छे से उस कानून का अध्ययन करके अगर न्याय करेंगे तो वो ज्यादा मान्य होता है, ज्यादा प्रभावी होता है। और उसके बाद आता भी, मैंने आपको बताया था, विधि कमेटी का उसका मेंबर था मैकाले। मैकाले बहुत ही स्मार्ट, बहुत शातिर मैं कहूंगी एक व्यक्ति था। उसने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए गए बेंटिंग के द्वारा उस समय में। अब इसका उद्देश्य के ऊपर जरूर एक अच्छी वार्ता हो सकती है कि क्या अंग्रेज ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के सभी लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, या ये चाहते थे कि वो जो है यहाँ के लोगों के दिमाग के ऊपर भी अधिकार कर ले। ब्रेन ड्रेन कहते हैं इसको भी वो अपनी तरफ ही खींच ले जाए। ये बड़ी बात थी, ये समझने वाला विषय है। यहाँ पर एक विवाद छिड़ गया, क्या प्राच्य साहित्य का अध्ययन किया जाए शिक्षा में या पाश्चात्य साहित्य का। मैकाले ने बीच का रास्ता निकाला। वो क्या रास्ता था? उसने कहा पाश्चात्य साहित्य, लैंग्वेज जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो इंग्लिश होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने भी उसका सपोर्ट किया। उसके पीछे राजा राम मोहन राय के इस सपोर्ट के पीछे कारण कुछ और था, क्योंकि जब राजा राम मोहन राय की भाभी को जबरदस्ती भाई के साथ सती कर दिया गया, उस समय वो 11-12 साल के थे, तो उन्होंने तभी ये सोच लिया था कि हिंदुस्तान के अंदर ये परंपरा, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी थी जब तक राजा राम मोहन राय आए, हम बात कर रहे हैं 1828 की, और ये परंपरा हमारी गुप्त काल से आ चुकी थी, हमें बात करें तो 320 ईस्वी की, ठीक है। वहां से यहाँ तक आते आते तो बहुत मजबूती से स्थापित हो गई होगी। तो उनके दिमाग पे एक असर था, क्योंकि पाश्चात्य जगत में महिलाओं की वो स्थिति नहीं थी। अभी पाश्चात्य जगत की तरफ देखें तो महिलाओं को फ्रीडम मिल चुका था। पाश्चात्य जगत में देखें तो 1453 के अंदर नवजागरण हो चुका था। हम कहाँ आके कर रहे हैं? 19वीं शताब्दी में, यानी 1800 समथिंग में नवजागरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जबकि वहां हो चुका था, ठीक है। तो ये चीजें जब उन्होंने अध्ययन की कि राजा राम मोहन राय जगह जगह घूमे, हर कंट्री में घूमे, तो उन्होंने जब इस चीज का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि इन्हें प्राच्य भाषा की जगह इसने पाश्चात्य भाषा का सपोर्ट उन्होंने किया, ताकि लोग अंग्रेजी पढ़े। अब अंग्रेजी पढ़ने से क्या होगा? अंग्रेजी पढ़ेंगे तो लोग अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे, अंग्रेजी ग्रंथ पढ़ेंगे, और अंग्रेजी ग्रंथ में बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता मजबूती से स्थापित है। स्वतंत्रता हर व्यक्ति की, प्रकृति ने हर जीव जंतु के साथ एक व्यक्ति में महिला और पुरुष को तैयार किया है, तो उन सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। ये नहीं है कि महिला को आप दबा के रखेंगे और पुरुष जो है वो आगे, ये वाला अधिकार नहीं है। तो ये 1453 में स्थापित हो चुका है यूरोप के अंदर। ये बहुत बड़ी एक माहौल तैयार हो चुका है यूरोप के अंदर। तो यूरोप की महिलाओं की स्थिति बहुत बहुत अच्छी थी इंडिया की तुलना में। यहाँ पर आते आते जैसे सती जैसी प्रथा तो नहीं थी एटलीस्ट, तो उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि ये अगर अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे तो अंग्रेजी साहित्य में ये शेक्सपियर को पढ़ेंगे, हॉब्स लॉक रूसे को पढ़ेंगे, ये 1789 के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति, उसको पढ़ेंगे। तो वो सब जब पढ़ेंगे तो इनके दिमाग जगेंगे। जबकि अंग्रेज क्या चाह रहे हैं? उन्हें इंग्लिश बोलने पढ़ने लिखने वाले टट्टू चाहिए, जो उनके इशारे पे काम करें, जो अपने डील डॉल से, अपने शरीर से तो भारतीय हों, लेकिन उनका जो दिमाग है वो पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में हो।
तो मैकाले ने बड़े शातिरता से इस बात को रखा। राजा राम मोहन राय जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अंग्रेजी साहित्य पढ़ा जाए ताकि समाज के अंदर महिलाओं की जो इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी थी उससे उभारा जा सके समाज को। तो ये तय हुआ कि ये राजा राम मोहन राय हैं, ये तय हुआ कि भाई पाश्चात्य शिक्षा का ही अंग्रेजी को ही माध्यम बनाया जाएगा, और जो है शिक्षा का माध्यम 10th तक के लिए अंग्रेजी को कर दिया गया। ये है लॉर्ड मैकाले। ये लॉर्ड मैकाले बहुत ही तेज दिमाग का व्यक्ति था। ये पैसे के साथ साथ, मनी के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के ब्रेन को भी पूरी तरह से कब्जे में कर लेना। आज भी हिंदुस्तान के बाहर जो है हमारे ब्रेन की बहुत कीमत है। उसका कारण ये, हमारे बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान का सेटअप है ना कहीं थोड़ा सा डगमगा जाता है। वो उनकी योग्यता के हिसाब से उनको जो पद और पदवियां जब नहीं मिल पाती तो वो बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो आज भी हमारे देश के ब्रेन का इस्तेमाल सही मायने में बाहर के लोग ही कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर अभी बहुत सारे सुधार की जरूरत हमें महसूस होती है। करते हैं कोशिश। अभी नई शिक्षा नीति आई है जो कि काफी सही दिख भी रही है, लेकिन कोशिश की जाती है, पर वो बीच के जो कुछ लोग होते हैं जो पूरी सेटअप को खराब कर देते हैं। तो ये लॉर्ड मैकाले है जिसका दिमाग चला और उसने अंग्रेजी शिक्षा नीति को स्थापित कर दिया। और में 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया मैकाले के उस विचारों को कि उच्च स्तरीय जो प्रशासन है वो अंग्रेजी ही इसका माध्यम होना चाहिए। और 1835 के अंदर बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। अब देश के अंदर बहुत ही विभत्स सी एक स्थिति थी। महिलाओं को उसके पति के साथ जबरदस्ती आग पे, या उसके ब्रेन को वॉश करके कि तुम्हें सीधा स्वर्ग मिलेगा, तुम जो है वो एक पतिव्रता स्त्री कहलाओगी, और साथ में आपको आग पे डाल दिया जाए। ठीक, शरीर तो अलग है, लेकिन अब बेचारी ने दोष तो है नहीं पति की मृत्यु के अंदर, पर उसको उसकी आग के साथ बिठा दिया जाए। इसके पीछे जो एक भावना काम करती थी वो संपत्ति हुआ करती थी कि कहीं अगर महिला किसी और से विवाह करके निकल गई तो संपत्ति भी ड्रेन हो जाएगी, तो उसको उसके साथ जला दिया जाता। बहुत बड़ी चीज थी ये, जो कि हमें गुप्त काल से दिखाई देती है, हमें प्राचीन भारत में दिखाई नहीं देती है। और वेदों की तरफ आप चले जाइए, आपको ये सब चीजें नहीं दिखाई देती हैं। ये हमें तभी दिखाई देती है। इसके लिए 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाया। कर्नल स्लीमन के सहयोग से ठगी प्रथा को उसने खत्म किया। लोग रास्ते में बेहोश करके मार के लोगों को लूटा करते थे, वो तो आज भी होता है, लेकिन अब ये प्रथा कहीं खत्म नहीं हो रही है। अब तो ये बढ़ती जा रही है, जिसे मर्जी आती है बंदूक लहराता है और गोली मार के चला जाता है। तो जनसंख्या का भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप है, तो फर्क पड़ता है इन चीजों का। और ठगों को जो है वो पूरी तरह से जो है इन्होंने खत्म कर दिया। 1832 में एक धर्म परिवर्तन के लिए जो लोग मिशनरीज थी उन पर भी रोक लगा दी गई, उन्हें भी समाप्त कर दिया गया कि जिसको जिस तरह से रहना उसे रहने दिया जाए, किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं। 1833 में कंपनी का एक अधिकार पत्र था जो अगले 20 सालों के लिए उसको नवीन कर दिया गया। अब यहाँ से बेंटिंग का दिखाई देता है कि वो कितना जो है कंपनी के हित में बात कर रहा था। 20 साल के लिए इसे रिन्यू कर दिया गया, यानी पूरी तरह से जो है इकोनॉमी फिर से कंपनी के हाथ के अंदर ही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो चाइना के साथ जो चीन के साथ जो व्यवसाय था उसके ऊपर जो अन्य संस्थाएं जो है वो काबिज ना हो पाए, ये उसका मेन था। चार्टर एक्ट के द्वारा परिवर्तन किए गए कई सारे। गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, जो पहले बंगाल का कहलाता था उसको हटा दिया गया इस 1833 के एक्ट के द्वारा। और काउंसिल की जो सदस्य संख्या बढ़ा दी गई, और धर्म, जाति, रंग, इस कारण किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा, और किसी को उसकी योग्यता के हिसाब से पद दिया जाएगा, उसे पद से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अवधारणा यहाँ तय हो गई, जो कि आज की तारीख में हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। हमारे मौलिक अधिकारों का जो धारा 14 से लेकर 18 है, वो हमारी समता के अधिकार वो इसी में स्थापित है। तो ये पहली बार हमें यहाँ दिखाई देता है। और ये जो है चार्ल्स मेटकॉफ है। ये कहा जाता है कि जो बेंटिंक है वो प्रेस की स्वतंत्रता चाहता था, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और उसको जाना पड़ गया। उसकी जगह मेटकॉफ आया जिसने कि
प्रेस को, ये जो चौथा स्तंभ टाइप बना है ना, कि मीडिया जो है वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये कहीं ना कहीं जो श्रेय है ये चार्ल्स मेटकाफ को जाता है। और ये उस समय का लेटर है जो आप देखिए, इसमें स्पष्ट तरीके से उन्होंने उस समय की जो उनकी विचार थी, ये लॉर्ड मैकाले हैं, लॉर्ड मैकाले के जो विचार थे, वो क्या चाहता था, वो क्या हमें वास्तव में अंग्रेजी सिखाना चाहता था, क्या वो वास्तव में हमें एक ब्रिटिश लैंग्वेज के और दूसरे देश से कनेक्ट करना चाहता था, वो केवल और केवल हमारे ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहता था। वो ये कहता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भिखारी नहीं है, यानी वेल्थ है हमारे पास, कितनी बड़ी बात है। कैसी ऐसी कंट्री उसने देखी नहीं है, इतनी इस तरह की कंट्री जो इतनी संपन्न है। ठीक, उसको पता था अगर वो हमारे दिमाग पे कब्जा नहीं करेगा, हमारे ब्रेन पे और हमारे हार्ट पर कब्जा नहीं करेगा, तो वो बहुत लंबे समय तक यहाँ नहीं रह पाएगा। तो ये जो है इसकी मंशा, अभी इंडिया हाउस है ब्रिटेन के अंदर, वहां पर 20,000 दस्तावेज मिले बेटा, वहां इस तरह के बहुत सारे लेटर मिले, मैकाले के भी बहुत सारे लेटर मिले हैं, जो ये साफ साफ कहता है कि इनके दिमाग को कब्जा लोगे तो देश को कब्जा लोगे, जो इस चीज का दावा करता है इन सब चीजों का। तो बहरहाल जब यहाँ पर अंग्रेज आए हैं तो वो हमें सुविधाएं देने से ज्यादा वो अपने कंट्री के लिए यहाँ कमाने आए हैं, ये भी बात सच्चाई है। मगर फिर भी उन्होंने, क्योंकि मैंने बताया ना कि 1453 के बाद यानी 15वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर पुनर्जागरण हो चुका था, यानी लोगों को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा और मनुष्यता, ये सारी बातें उन्हें समझ में, समाजवाद, ये सब समझ में आने लगा था उन्हें। जब ये चीजें उन्हें समझ में आने लगी थी तो क्योंकि बाय हार्ट वो लोग ऐसे थे कि अत्याचार नहीं करो जब तक संभव हो, लेकिन जब उन्हें सत्ता में जब चीजें नहीं मिला करती थी तब फिर वो इतने स्वार्थी थे कि फिर वो कहते ना साम दाम दंड भेद सब लगा देते थे उसको पाने के लिए। तो ये ब्रिटिशर्स केवल और केवल यूके के प्रति उत्तरदायी थे, ब्रिटेन के प्रति उत्तरदायी थे। ये इंडिया के अंदर बहुत बेसिकली इंडिया में कोई बेसिक सुधार नहीं करना चाहते थे। इंडिया को वैसे बेसिक सुधार की जरूरत थी भी नहीं, हमारी कल्चर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। मेरा मानना है बेटा, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है अपने प्राचीन भारत को भी। मेरा मानना है कि पूरे विश्व की अगर सबसे खूबसूरत धरोहर, जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो कल्चर थी, वो हमारी इंडिया की ही थी। इसको बाहर के लोगों ने आके तहस नहस करने का प्रयास किया, ये हम आज भी छोड़ गए हैं। आज भी हम कॉन्वेंट एजुकेशन की तरफ भागना पसंद करते हैं, हम अपने साहित्य को नहीं पढ़ रहे। हमें अपने साहित्य को पढ़ना चाहिए। हमारे साहित्य में ऐसी क्या, वेदों में ऐसी क्या चीज है जो नहीं बोली गई है, एकदम स्पष्ट बोली गई है। हमें हमारे साहित्य को पढ़ना चाहिए। अंग्रेजियत के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है। ज्ञान आपको किसी भी भाषा में उपलब्ध हो सकता है, ज्ञान को आप किसी भी भाषा में दूसरों को प्रोवाइड करा सकते हो। और मेरा मानना है कि जो मातृभाषा है उससे अच्छी भाषा सच में कोई नहीं होती, कम से कम वो हमारे हार्ट से जुड़ी हुई होती है। तो लॉर्ड मैकाले ने जो काम किया वो अपने देश के हिसाब से सही था, मगर हम लोगों के हिसाब से सही नहीं था। हर बंदे को देखो बैरिस्टर बनने पहुंच रहा था, लंदन जा रहा था, बैरिस्टर बनने लंदन जा रहा था। वो ब्रेन कहाँ से ला रहा था? वो लंदन से पढ़कर आएगा तो उसका ब्रेन तो लंदन का हुआ, उसके अंदर अंग्रेजियत है तो पूरा अंग्रेजियत की तरह का हिंदुस्तान से लगाव कहाँ रह जाएगा। और जो गुरुकुल से पढ़कर आएगा उसके अंदर आएगा हिंदुस्तान से लगाव। हम मट्टी से निकल रहे हैं, हमें पता है हिंदुस्तान की मट्टी की खुशबू क्या होती है। तो ये बहुत बड़ा एक फर्क था लॉर्ड मैकाले का। बेसिकली ये आपका आज का विषय है और आपको मंथन करना चाहिए बच्चों। ये मेरा मानना है कि ये सब पढ़ाने के पीछे कारण सबसे बड़ा ये होता है कि आपको अपनी संस्कृति के बारे में मंथन करना चाहिए, बनता है, ताकि आप पता करें हम जिसे मॉडर्नाइजेशन कहते हैं वो कहीं से भी मॉडर्नाइज नहीं है। हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट जो कि हमारी संस्कृति से जुड़कर आ रहा है वही मॉडर्नाइज है। छोटे कपड़े पहनना, आइसोलेट रहना, हाथ में एक ग्लास ड्रिंक का लेना, ये मॉडर्नाइजेशन की पहचान नहीं होती है। ब्रेन होता है, आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए। आप अच्छे से सलीके से रहकर एक मजबूत दिमाग के इंसान हो सकते हो। तो आप ये सब पढ़ाने के पीछे का मकसद ये होता है। तो आप इस चीज पर बिल्कुल अमल करिएगा और अच्छे से इसको, मैकाले को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए, फिर आपको समझ में आएगा। लॉर्ड मैकाले जिसे हम कहते हैं कि उसने सुधार किया, मैं नहीं मानती उसने कोई विशेष कोई सुधार किया। उसने ये भाषा को लाकर ये करके, मेरे को नहीं लगता कि बहुत बड़ा वाला सुधार था। ये केवल उस समय की अंग्रेजों की मांग थी।
हमारे सुधार की मांग नहीं थी, उस समय के अंग्रेजों की मांग थी, क्योंकि उनको वर्कर्स चाहिए थे, उनको क्लर्क्स नहीं मिल रहे थे, उनको अपना सपोर्ट करने के लिए मुट्ठी भर लोग आए थे। अब यहाँ पर अपनी भाषा को के जरिए अपनी बात को पहुंचाने के लिए उन्हें माध्यम चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये कर दिया। और आज जो है हम अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, बेतुके भाग रहे हैं। अंग्रेजी भाषा आने से ज्ञान आ जाता है क्या? आप बताइए। ज्ञान तो ज्ञान है ना, वो किसी भी मातृभाषा में भी आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? अगर हमारी हिंदी इतनी परिपक्व और मजबूत नहीं होती तो आज गूगल के ऊपर हिंदी नहीं चल रही होती बच्चों, फिर अंग्रेजी ही चल रही होती खाली। विश्व में ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की संस्कृति को लोग नहीं समझते हैं, हिंदुस्तान के ही लोग नहीं समझ पा रहे बस। हिंदुस्तान की संस्कृति को हिंदुस्तान के बाहर हर कोई समझता है, पर हम ही नहीं समझ पाते। हमें ये लगता है अंग्रेजी जो है बहुत अहमियत हर भाषा की है, संस्कृत की भी है, लोकल लैंग्वेज है, कन्नड़ की भी है, मलयालम की भी है, तेलुगु की, तमिल की, सबकी अपनी अहमियत है, मातृभाषाएं हैं। लेकिन हम केवल ये अंग्रेजी ही नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ये विनाश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ये हमें सीखना चाहिए इन चीजों से। लैंग्वेज कोई भी हो, ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता है। तो आज